दोस्तों, मेरा नाम शांतनु है। ये कहानी तब की है जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक ड्राइविंग के इस काम में मैंने बहुत से सालों को बिताया है, लेकिन मेरी जिंदगी का एक ही दिन उन सभी सालों पर भारी पड़ गया। मैंने उस दिन कुछ ऐसा देखा था जो हर किसी की सोच से परे था, जिस पर यकीन कर पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। जो लोग इन भूत पिशाच जैसी चीजों को सिर्फ काल्पनिक मानते हैं, उनके माइंड को भी हिलाकर रख देने के लिए ये कहानी काबिल है। तो आइए जानते मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ एक ऐसा डरावना किस्सा जिसके बाद सालों की गई मेहनत पे मुझे ठीक नहीं लगी और मैंने उस काम को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये कहानी है पटना और कोलकाता के एक लंबे सफर की। ये घटना उस सफर के दौरान मेरे साथ हुई थी जब मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला था। पहले ही मुझे इस बात की भनक पड़ गई थी कि उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग बताते थे कि वो रास्ता थोड़ा भूत प्रेत से घिरा हुआ है। उस रास्ते के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो काफी ज्यादा पैरानॉर्मल थे। या उस डरावनी जगह जाने से पहले जब मैंने गूगल मैप के ऊपर इस बात के बारे में पता लगाया, तो मैंने देखा कि यहाँ से पटना की दूरी लगभग 14 घंटे की थी। यानी कि कोलकाता से निकलने के बाद हमें 14 घंटे लगातार ट्रक में सफर करना था। पहले से इस सफर की परेशानियां हो चुकी थी, क्योंकि इतना लंबा सफर मैं आज से पहले कभी तय नहीं किया था। वैसे भी मैं अपने मालिक को पहले ही बोल देता था कि मुझसे लंबे सफर पेश नहीं आते, इसलिए मैं छोटे छोटे सफर ही तय करता था। लेकिन आज डिलीवरी के इस माल ने मुझे वहां पर जाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने सोचा कि अभी अगर लंबी डिलीवरी नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा। अभी तो मुझे काम करते हुए काफी साल हो गए हैं और अब मैं एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर भी बन गया हूँ। मैं भी ट्रक को काफी अच्छे से चलाना जानता हूँ, फिर अब डिलीवरी करने में ये दिक्कत कैसी। इसके बाद मैंने अपने खलासी को एकदम तैयार कर लिया था। मेरा खलासी तो पहले से ही इतने लंबे लंबे सफर तय कर चुका था, तो उसे इससे घबराहट नहीं थी। लेकिन घबराहट का पूरा समंदर तो मेरे अंदर भरा हुआ था, क्योंकि रात में मैंने कभी भी पूरी रात सफर नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने डिलीवरी नहीं की। रात के 12 या 1 बजे तक तो मैं डिलीवरी करके लौट जाता था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज हमें पूरी रात ही ड्राइविंग करनी थी। तकरीबन 14 या 15 घंटे के आसपास होने वाले सफर को हम बहुत मुश्किल से करने वाले थे, क्योंकि इतना लंबा सफर मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। मगर अब मालिक ने ऑर्डर दे ही दिया था, तो मजबूरन हमें इस काम के लिए निकलना पड़ा। मेरा खलासी विजेंदर और मैं शांतनु, हम दोनों कोलकाता से निकल पड़े। उस रात हमें पता चला कि रास्ते में काफी सारी कठिनाइयां आएंगी, तो उनसे हमें संभल कर आगे बढ़ना है, क्योंकि एक दूसरे ट्रक ड्राइवर ने हम दोनों को बताया था कि रास्ता बेहद खराब है। ये वही ड्राइवर था जिसने इस डिलीवरी को करने से इनकार कर दिया था। उसने बताया था कि वो उस रास्ते पर कभी नहीं जाता और ना ही वो जाने की हिम्मत करेगा। उस रास्ते पर भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन मैंने उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो आदमी शायद गलत सलत बोल रहा है। इसलिए मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। फिर उसके बाद मैं और मेरा खलासी विजेंदर, हम दोनों वहां से निकल पड़े, क्योंकि हमारे दिमाग में भी काफी सवाल थे कि आखिर क्या सच में उस रास्ते पर कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसके बारे में यह आदमी एक वर्णन कर रहा है। उसके बाद हम दोनों ने आपस में बातचीत करके उस आदमी की बातों को नजरअंदाज तो कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी और एक अलग सा डर महसूस हो रहा था। अपनी ट्रक को वहां से कुछ दूर आगे बढ़ाने के बाद हमें सामने की तरफ एक ढाबा नजर आने लगा, और उस ढाबे को देखते ही हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज तो हम खाना करके ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम दोनों को ही काफी ज्यादा भूख लग गई थी और भूख के मारे हम तड़प रहे थे। इसी बीच मैंने अपने बगल में बैठे हुए खलासी से कहा, क्या हुआ यार, मरे मरे लग रहे हो? अगर भूख लगी है तो फिर खाना वाना खाकर चलते हैं। वैसे भी हमारे खाने का पैसा तो हमारा बॉस ही देगा। शायद मेरी बात उस खलासी को भी ठीक लगी। उसने भी अपनी गर्दन हिलाई और तब जाकर ख्याल आया कि आज तो हम खाना खाकर ही आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने ट्रक को सड़क के बगल में रोक दिया। उसके बाद मैंने अपने ट्रक को वहीं पर रोक दिया और हम नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद अब वक्त हो चला था खाना खाने का। इस वक्त हम दोनों को ही काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी, और उस समय मुझे इतनी ज्यादा जोर की भूख लगी हुई थी कि मैं सीधा जाकर खाने पर टपक गया और लगातार खाना खाने लगा। कुछ देर के बाद जब हम लोग खाना खाकर उठे,
तो वहां पर हमें कुछ लोगों से पता चला कि आगे का रास्ता अब रात के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, इसलिए हमें आज रात के लिए किसी ढाबे पर ठहर जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि ट्रक ड्राइवर इतनी जल्दी किसकी बातों पर यकीन नहीं करता। ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैंने उन लोगों से कहा, अरे भाई साहब, मैं दिन रात ट्रक ड्राइव करता हूँ और मैं रास्तों के बारे में भली भांति जानता हूँ। इतना सुनते ही वहां पर उस ढाबे पर मौजूद लोगों ने कहा, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद अपनी मौत को गले लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। उस वक्त मैं उनकी बातों से थोड़ा हताश हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे वही करना चाहिए जो मुझे ठीक लगता है। वैसे भी ये लोग काफ़ी हद तक झूठ बोल ही देते हैं, लेकिन उनकी बातों में एक सच्चाई ये भी होती है कि वो सभी लोग अपने ढाबे का चलन चाहते थे ताकि रात में वहाँ पर रुकने का उनको किराया मिल सके। लेकिन ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं किया और उसके बाद हम अपनी ट्रक लेकर वहाँ से निकल पड़े। अभी भी हम दोनों को दूरी काफ़ी ज़्यादा तय करनी थी और ऊपर से थोड़ी सी देर के अंदर ही हमें अपने शरीर पर काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब हमारा शरीर थक चुका है, हम बिल्कुल भी आगे नहीं जा पा रहे हैं। फिर उसके बाद हम दोनों ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे हमारी ट्रक सड़क को क्रॉस करते हुए आगे जाने लगी। नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी उसके आजू बाजू की जगह एकदम सुनसान पड़ी थी। अब वहां से कुछ दूर आगे जाने के बाद हमने अपने सामने की तरफ एक दुकान को देखा और उस दुकान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां कोई मैकेनिक की दुकान बनी हुई है, क्योंकि उसके अलावा उस सड़क के आजू बाजू में हमें कोई भी दुकान नजर नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपने ट्रक का ब्रेक लगाया। ट्रक का ब्रेक लगाने का एक कारण ये भी था कि मुझे उस वक्त देखना था कि कहीं ट्रक के पीछे वाले सामान के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी, क्योंकि काफ़ी देर से मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रक जिस तरह से ओवरलोड की गई थी उसकी पैकिंग के साथ किसी ने छेड़खानी की है। लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि हमने एक सेकंड के लिए भी ट्रक से अपनी नज़र नहीं खोई थी। लगातार हमारा ध्यान ट्रक के ऊपर ही बना हुआ था। फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे ट्रक के सामान के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। ये सब देखने के लिए एक बार जब मैंने अपने ट्रक के साइड मिरर में देखा तो उस समय मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। डर से मेरा हाथ कँपने लगा, क्योंकि उस वक्त मैंने देखा कि ट्रक के पीछे वाली साइड की तरफ मुझे कुछ अजीब तरह के जानवर नजर आ रहे थे और उनके दांत बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था, तो मैंने अपने बगल में बैठे खलासी से कहा, अरे विजेंद्र, जरा अपने साइड मिरर में तो देख, तुझे पीछे की तरफ कुछ नजर आता है? उसके बाद जैसे मेरे खलासी ने फटाफट कांच में देखा तो उसने देखा कि उसे पीछे की तरफ कुछ अजीब से जानवर दिखाई दे रहे थे और उसने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया कि यह जरूर कोई बड़ी आपदा है और इससे बचने के लिए हमें अपने ट्रक की स्पीड को बढ़ाना होगा। उसने ट्रक की स्पीड को बढ़ाने का जैसे इशारा किया तो मैंने ट्रक को उसके अंतिम गियर में डाल दिया और उसके बाद तेज गति से ट्रक को भगाने लगा। इस बार मैंने ट्रक को इतनी तेज गति से भगाना शुरू कर दिया था कि आजू बाजू में सड़क के किनारे जो बोर्ड लगे हुए होते हैं वो रोशनी उनसे टकरा रही थी। कुछ देर तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं कहां से, लेकिन हमारी ट्रक के सामने एक चीज बहुत तेज गति से आई। सड़क के बीचों बीच में आने की वजह से एक पल के लिए मुझे कुछ भी नजर नहीं आया और मैंने उस चीज को बहुत जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि मेरे कानों में भी उसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे चुकी थी और अब तक मैंने जिसको भी टक्कर मारी थी मैं उसके लिए मददगार बन गया था, क्योंकि यहाँ सरासर गलती मेरी थी। मैंने वही ट्रक को अचानक ही रॉन्ग साइड में ले लिया था और अचानक ही पता नहीं वो कहां से उस साइड में आ गया कि मुझे इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ। जैसे ही मुझे पता चला कि अब मैंने किसी को टक्कर मार दी है तो मुझे इतना तो एहसास हो गया था कि यहाँ सरासर मेरी ही गलती है। अगर मैं अपनी ट्रक को धीमी गति से चला रहा होता तो आज ये कांड नहीं होता। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे बगल में बैठे इस खलासी ने कहा, ध्यान मत दो और चुपचाप ट्रक को ड्राइव करो। लेकिन उस वक्त मैं इतना समझ गया कि यहाँ पर मैंने खुद ही गलती दिखाई है, तो फिर इसका अंजाम भी मुझे ही भुगतना होगा। उसके बाद मैंने अपने बगल में बैठे खलासी से कहा, यार तुम चुप रहो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है किसी का बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ है? और जैसे मैंने उसे इतनी बात बताई तो वो मेरे सामने हंसते बोला, अरे भाई, वो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वहां पर कोई माया का भ्रम है। यह सुनकर तो मैं एकदम से हंस पड़ा और बोला, अबे भाई, ये मजाक का टाइम नहीं है, जल्दी से नीचे उतर और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। यही सोचकर जब हम दोनों एकदम से नीचे उतरे तो हमने देखा कि हमें वहां पर नीचे की तरफ
खून ही खून फैला हुआ नजर आ रहा था। और इतना देखकर तो मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। फिर मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच पड़े एक इंसान पर पड़ी और उसे देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि उस वक्त मुझे किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि उस आदमी का डर लग रहा था कि कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई। अगर वो मेरे हाथों मारा गया है तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। फिर उसके बाद मेरे खलासी विजेंद्र ने कहा, भाई उस तरफ मत जाओ, आप चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ, वो बस हमारी आंखों का धोखा है। लेकिन उस समय मैं अपने खलासी विजेंद्र की बातों को सुनने वाला नहीं था और उसके बाद मैं तेज तेज भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचने लगा जिसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अब उसका सर फट चुका था और उसके नाक से भी खून आ रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं सड़क पर पड़े हुए उस आदमी के उपचार के लिए किसी को कॉल करता हूँ। और इतना सोचने के बाद जैसे ही मैं उस तरफ भागा तो मैंने देखा कि मेरा खलासी विजेंद्र काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। उसके शरीर के अंदर एक कपकपी छूटी हुई थी। जैसे ही मैंने अपने कदमों को अपने ट्रक की तरफ बढ़ाया तो मुझे महसूस हुआ कि अब मेरा खलासी विजेंद्र मेरे पीछे की तरफ देख रहा है। और उसके बाद मैंने भी एक बार के लिए जब अपने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा वो आदमी अब खड़ा हो चुका था और उसका चेहरा अभी भी बहुत डरावना लग रहा था। और इस नज़ारे को देखकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। एक पल के लिए तो मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर मेरे खलासी विजेंद्र ने जल्दी से ट्रक में बैठने को कहा। अभी हम दोनों ट्रक की तरफ भाग ही रहे थे कि हमारे आंखों के सामने ही हमारे ट्रक के पिछले वाले हिस्से में एकदम से आग लग गई। और ये देखकर हम दोनों का दिल दहल गया था क्योंकि हमारी आंखों के सामने ही हमारी ट्रक की हालत अब खराब हो चुकी थी। ऊपर से मेरा फ़ोन भी ट्रक के अंदर ही था। ट्रक में आग इतनी भीषण तरीके से लग गई थी और अब उसके पास जाना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं था। फिर जब हम दोनों ने एक बार के लिए फिर से पीछे पलट कर देखा तो अब हमने देखा कि वहां पर हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रक से बहुत ही बुरी तरह कुचला हुआ वो आदमी भी अब वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तभी मेरे खलासी विजेंद्र ने कहा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मत उतरना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और अब हमें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी हमें उस सड़क के पीछे की तरफ से एक गाड़ी आती हुई नजर आई और उस गाड़ी को देखकर हम दोनों ने उसके सामने अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे उस गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी को हमारे पास रोका तो हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि इस सड़क के ऊपर तो कोई भी आदमी अपनी गाड़ी को इतनी जल्दी नहीं रोकता है। फिर इस आदमी को हमारी इतनी ज़्यादा टेंशन कैसे हो गई कि इसने पहली बार में ही गाड़ी रोक दी। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका था कि हमने किसी गाड़ी के सामने हाथ दिखाया और उसने गाड़ी नहीं रोकी। लेकिन इस गाड़ी वाले को इतनी जल्दी गाड़ी रोकता देख हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी उस गाड़ी वाले ने कहा, जल्दी से गाड़ी के पीछे वाले भाग में बैठ जाओ। इतना सुनते ही मैं और मेरा खलासी हम दोनों भागते उस गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में बैठ गए और उसके बाद उस गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाने लगा। सड़क एकदम सपाट पड़ी हुई थी। सामने की तरफ अब बारिश होने की आशंका बन गई थी क्योंकि आसमान में काले बादल गरजने लगे थे। मौसम भी इतनी जल्दी बिगड़ गया था कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। तभी उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए ड्राइवर ने कहा, तुम लोग जानते नहीं हो कि इस रास्ते पर कितना ज़्यादा रिस्की है। उसने इतना कहा ही था कि तभी हमने देखा कि अब सड़क के बीच में एक दीवार बन गई थी और उस दीवार के अंदर से एक दरार भी पड़ी हुई थी। सामने उस दीवार को देखकर मैंने ड्राइवर के कंधे पर हाथ लगाया और उसे जोर से आवाज़ देते हुए बोला, अरे भाई सामने दीवार है। मैंने इतना कहा ही था कि गाड़ी एकदम से उस दीवार के अंदर घुस गई और उस दीवार के आर पार हो गई। ये सब देखकर मेरे हाथ और पैर डर से सुन्न पड़ गए थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे बगल में बैठे मेरे खलासी विजेंद्र ने कहा, अरे भाई ऐसा होना यहाँ लाजमी होता है। यहाँ पर काली शक्तियों का डेरा इतना होता है कि ये कभी भी किसी भी चीज़ को माया बना सकती है। उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए ड्राइवर ने हामी भरी और उसने बताया कि इस जगह पर इन चीज़ों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बहुत ही सावधानी के साथ आगे जाना होगा। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें पता चला कि ड्राइवर जिस तरफ जा रहा है उस तरफ हमें नहीं जाना है, हमें तो उसकी उल्टी दिशा में जाना है। बहुत ही ज़्यादा तमन्ना थी कि वो हम दोनों को अपने अड्डे पर छोड़ देगा, यानी हम दोनों को एक ऐसी जगह पर छोड़ देगा जहाँ पर हमारे लिए कोई ज़्यादा खतरा ना हो। लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। उसने बताया कि वो किसी अर्जेंट काम से जा रहा है और मजबूरन हमें सड़क के ऊपर ही उतरना पड़ा।
हालांकि हम उस जगह से करीब 10 किलोमीटर आगे आ चुके थे, लेकिन हम इस बात को भी अच्छे से जानते थे कि 50 किलोमीटर के दायरे में फैली इस सड़क के ऊपर भूत प्रेत का आतंक मचा हुआ रहता है और यहाँ पर उन भूतों से बचकर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे खलासी ने बताया था कि अब हमें अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले ढाबे पर जाना होगा, क्योंकि उस ढाबे पर काफ़ी लोग मौजूद रहते हैं और लोगों के बीच वो काली बुरी आत्माएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। उसके बाद मैं और मेरा खलासी हम दोनों पैदल पैदल कदम बढ़ाते हुए उस तरफ चलने लगे जिस तरफ वो पुराना ढाबा बना हुआ था। कुछ देर के बाद जब हम लोग उस ढाबे के एकदम पास पहुंचे तो वहां जाकर हमने देखा कि आज ढाबे पर भी काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था। उस ढाबे के ऊपर इतना ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि वो ढाबा इतना ज़्यादा वीरान हो जाए। पहले भी मेरा खलासी वहाँ पर आया था और उसने बताया था कि उस ढाबे पर इतना ज़्यादा सन्नाटा हो जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि जब वो 2 साल पहले यहाँ पर आया था तब उस ढाबे पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती थी, लेकिन अब वहाँ पर लोगों की कमी कैसे खल रही है इस बात का अंदाज़ा तो हमें भी नहीं था। फिर कुछ देर के बाद हम लोग उस ढाबे के एकदम करीब पहुंचे और जब हमने उसके अंदर जाकर देखा तो हमने पाया कि वहाँ पर दुकान तो खुली हुई थी लेकिन कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद मेरा खलासी सीधा उस काउंटर के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे ताऊ जी, यहाँ पर रुकने के लिए कोई अच्छी जगह है क्या? तो उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे हाँ बेटा, एक कमरा खाली पड़ा है, अगर तुम लोगों को अर्जेंट चाहिए तो मैं उसे खाली कर देता हूँ, तुम दोनों आज रात के लिए वहाँ पर रुक सकते हो। फिर उसके बाद उस बूढ़े आदमी की बात मानकर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अच्छा ठीक है ताऊ जी, लेकिन क्या आपको पता है इस सड़क के ऊपर भूत प्रेत रहते हैं? मैंने इतना कहा ही था कि उसने बात टालते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम दोनों को यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आराम से कमरे के अंदर लेट जाओ। उस बूढ़े आदमी की बातों से तो ऐसे लग रहा था कि इस कमरे के अंदर हम दोनों को कोई भी परेशानी पेश नहीं आएगी। फिर उसके बाद में और मेरा खलासी हम दोनों उस कमरे के अंदर चले गए और जब हमने कमरे के अंदर जाकर देखा तो कमरे की हालत कुछ हद तक ठीक थी, यानी कि आज के लिए हम वहां पर रुक सकते थे। फिर मैं वापस से उस कमरे से बाहर निकलकर उस ताऊ जी के पास पहुंचा और बोला, अरे ताऊ जी, आपने कमरे का किराया नहीं बताया। तो उसने बताया कि इस कमरे का कोई रेट नहीं है, आज रात के लिए आप यहाँ पर रुक सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि कोई आदमी इतना ज़्यादा दयालु कैसे हो सकता है कि वो हमसे कमरे का रेट तक नहीं लेता। फिर मैंने उसे एक चाय बनाने को कहा तो फिर वो आदमी चाय बनाने में लग गया। इधर मेरा दोस्त विजेंदर अभी भी उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसके बाद पता नहीं उस ढाबे वाले कमरे के अंदर सोने के बाद कब हमारी आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि फिर उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोलकर अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि अब मेरा खलासी अब छटपटा रहा था और उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसका गला घोट रहा है। जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो इस बार मैंने देखा कि उसके चेहरे पर कोई शैतान बैठा हुआ था और उसे इस तरह देखकर डर के मारे मेरी भी हालत खराब होने लगी। और उसके बाद मैं जल्दी से उठा और अपने खलासी की मदद करने लगा, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत जोर का धक्का लगा जिस वजह से मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा और मैं इतनी जोर से गिरा था कि मुझे उठने का मौका ही नहीं मिला और इससे पहले ही मेरे खलासी ने दम तोड़ दिया। उस ढाबे पर इस तरह मरता देख मेरी भी हालत खराब होने लगी थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि उस ढाबे के अंदर कोई दाखिल होने वाला है। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो मैंने पाया कि इस बार मुझे उसी ढाबे का वो बूढ़ा मालिक नजर आ रहा था जो अब बहुत ही बुरी तरह बदल गया था और उसका चेहरा भी अब बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था। उसी वक्त मुझे याद आया खलासी ने मुझे विनायक ढाबे के बारे में बताया था, लेकिन ये तो विनायक ढाबा था ही नहीं, बल्कि इसका तो कुछ और ही अटपटा सा नाम था। फिर उसके बाद मैं उसी वक्त हिम्मत जुटाकर वहां से भागा और अपने खलासी की बॉडी को वहीं छोड़कर एक बार फिर से सड़क पर सरपट भागने लगा। कहते हैं जहां पर बुराई मौजूद होती है वहां पर अच्छाई का भी मौजूद होना लाजमी सा होता है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक बाइक वाला नजर आया और उस बाइक वाले को देखकर मेरी सांस में सांस आई और उसके बाद मैंने किसी तरह बाइक को रुकवा लिया। बाइक के रुक जाने के बाद मैं तुरंत उसके बाइक पर सवार हुआ और उसके बाद हम बहुत तेज गति से वहां से निकल पड़े। फिर उस बाइक वाले ने बताया कि तुम लोगों ने सड़क के ऊपर आने के बाद सबसे बड़ी गलती दिखाई, वो ये थी कि तुमने उस ढाबे के अंदर जाने की हिम्मत की। फिर वो बाइक वाला मुझे अपने घर ले गया
और फिर मैंने अपने मालिक को फ़ोन करके सारी बात बता दी। खैर ये माजरा तो सुलझ गया था, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी के डिप्रेशन वाले समंदर में डूब गया था, क्योंकि उस वक्त मैंने जो देखा था वो किसी मौत से कम नहीं था। दोस्तों, उस दिन के बाद ड्राइविंग करना मेरे लिए नामुमकिन सा हो गया था। जैसे मैं ड्राइविंग के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उस हादसे की याद आती है, और हादसे के दौरान मेरे खलासी को एक्सीडेंट की मौत का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।